हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो आज हमें बहुत सारे एडिटोरियल्स और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का आर्टिकल डिस्कस करना है जो काफ़ी डिटेल होने वाला है। आप जानते हैं ईपीएफओ से रिलेटेड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इट। गाइडलाइंस आई हैं फरवरी में, नई सर्कुलर्स आ रहे हैं, उससे पहले नवंबर 2022 में जजमेंट भी आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो हमें वो हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करनी है क्योंकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इफ़ यू डोंट हैव से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट इट और किस तरह के क्वेश्चंस, हर पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में ईपीएफओ से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है। At post-budget webinar, PM underlines the potential of renewable energy sources। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा है कि देखिए, जितना की पोटेंशियल प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का माइंस में है, गोल्ड माइंस में या ऑयल फील्ड में, उतना ही पोटेंशियल सोलर पावर में, विंड पावर में या बायोगैस एनर्जी में है भारत में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे ये वेबिनार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पोस्ट बजट वेबिनार है और बजट में हमने देखा है कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। बहुत बड़ा चैप्टर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है और बजट में भी देयर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स और एलोकेशंस जो ग्रीन ग्रोथ ऑफ इंडिया के लिए की गई हैं। आपके लिए हर एक चीज़ जानना, हर एक एस्पेक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड लिंक द इकोनॉमिक सर्वे वीडियोज इन द आई बटन। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद इट तो आप जाके उसे देख सकते हैं। एड्रेसिंग अ वेबिनार, मिस्टर मोदी सेड दैट इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। तो देखिए, ये जो इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं कहीं वेबिनार्स में कुछ स्टार्टर इंट्रोडक्शंस देते हैं ना, तो वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी वो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन बन जाता है। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लिखना इंट्रोडक्शन नहीं होती, या फिर सिर्फ अच्छी इंग्लिश लिख देने से कंक्लूजन नहीं हो जाता। उसमें कुछ होना चाहिए जो सब्सटेंस है, यानी कि अगर आप से कोई स्कीम से एंड करें अगर अपना आंसर, या शुरू करें किसी तरह के डेटा से, गुड इनफ। इट्स नॉट जस्ट सिंपल इंग्लिश, सो इट गिव्स वेट टू योर इंट्रोडक्शन। ऑल्दो ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिंपल इंग्लिश लिख के आइए, लेकिन कुछ लिख के आइए। पर इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ऐसा लिखें कि जो इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट है वो 3 पिलर्स ऑफ ग्रीन ग्रोथ पे निर्धारित होगी या बेस्ड होगी। जैसा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। तो 3 पिलर्स क्या हैं? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है भारत की। नंबर 2, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इकोनॉमी। तो हमें बेसिकली ग्रीनिंग ऑफ इकोनॉमी भी करनी है, साथ ही में फॉसिल फ्यूल्स का भी रिडक्शन करना है उसके यूज़ का। और थर्ड पिलर क्या है? मूविंग टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि गैस बेस्ड इकोनॉमी पे आपके GS3 के लिए अच्छा मटेरियल पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम ऐसे स्तर पे हैं कि ना ही हम फुली ग्रीन बन सकते हैं एक झटके में, और ना ही अब हम फॉसिल फ्यूल्स पे स्टक रह सकते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आने वाले समय में भी 2030 तक भी हम ये देखते हैं कि 32%, 33% ऑफ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो कोल और लिग्नाइट से ही आएगी। ऑल्दो 34% सोलर से आ जाएगी, बट स्टिल 32% स्टिल इज इनफ, इट्स ह्यूज, राइट? तो और भारत की तो डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, तो इतना भी बहुत बड़ा एक नंबर बन जाता है। लेकिन क्योंकि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है वो इंटरमीडिएट इकोनॉमी की तरफ डिनोट करती है, यानी कि जब हम फॉसिल फ्यूल से थोड़ा अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स पूरे प्योर रिन्यूएबल एनर्जी से थोड़ा कम अच्छे हैं। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी एक इंटरमीडिएट, यानी कि ट्रांजिशन करने के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी पे हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है जो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर हम बायोगैस की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो दैट इज इवन गुड, ओके, दैट इज इवन बेटर। तो हम वो देखेंगे। आई रिपीट द 3 पिलर्स जो यहाँ पे लिखे हैं। ग्रीन ग्रोथ एंड ट्रांजिशन के लिए क्या 3 पिलर्स हैं? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इकोनॉमी एंड मूविंग टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी।
दिस अप्रोच अंडर, अब देखिए आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बस ऐसा बोल रहे हैं, ये इसका कुछ बेस है, यानी कि कुछ ठोस स्टेप्स हमने लिए हैं, भारत की सरकार ने लिए हैं, तभी वो ये बातें वेबिनार पे बोल पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को पिच कर पा रहे हैं कि आप यहाँ के इन्वेस्ट कीजिए। जितने भी एनर्जी सेक्टर के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एनर्जी वर्ल्ड के एनर्जी सेक्टर के जितने भी पॉसिबल इन्वेस्टर्स हैं, हम आपको इन्वाइट करते हैं, भारत में आइए, देयर इज इनफ स्कोप हियर, कम एंड इन्वेस्ट। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम भी अपने स्तर पे काफी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 20% का टारगेट है हमारा, प्रधानमंत्री कुसुम जो स्कीम है, आप जानते हैं, सोलराइजिंग एग्रीकल्चर के लिए जो इंसेंटिव्स हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं, रूफ टॉप सोलर स्कीम के लिए दे रहे हैं, या कोल गैसिफिकेशन के लिए, ये सब कुछ आप जानते हैं। और अब तो हमें लिथियम भी मिल गया है, तो लिथियम अभी इन्फर्ड कैटेगरी में है, हम श्योर नहीं है क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसका साइज है, क्या उसका एवरीथिंग इज नॉट सर्टेन एज ऑफ येट, पर हम उसको हमने स्पीड अप कर दिया है कि इन्फर्ड कैटेगरी से हम फाइनली जो उसका कंफर्म्ड कैटेगरी में चले जाएं, कि हमें कंफर्म हो जाए कि ये अब बैटरी स्टोरेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एज द इकोनॉमिक सर्वे अगेन सेज कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें समझना है उसके साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो उसको कहीं से तो हमें लाना ही है, और वहां पे जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये बात आप जानते हैं कि लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन है ही जब कुछ गिने चुने बोलीविया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज में है, तो वो कभी भी इसका लीवरेज उठा सकते हैं कि हम आपको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम आपके साथ दुश्मनी में हैं, सो दैट कैन हैपन एनी टाइम। तो इट्स गुड कि हम इसमें भी कुछ तरह की आत्मनिर्भरता बनाएं। ओके, सो जितना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन बढ़ेगा, उतना क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लिथियम बैटरी स्टोरेज के लिए भी बढ़ेगा। ओके, द ग्रीन ग्रोथ वेबिनार वाज द फर्स्ट। ओके, तो ये वही सारी चीजें यहाँ लिखी है ऑन इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड्स। जैसे मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, और हम ऑल्दो एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद हम डेवलप्ड नेशंस की तरह नहीं है, बस दूसरों को लेक्चर करना नहीं हम जानते, हम मानते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। But despite that, India and China, they have been really contributing enough towards renewable energy resources and other stuff. तो ये चीज, और हमने अपने टारगेट से पहले अपनी टारगेट को अचीव, यानी कि जो टारगेटेड डेट थी, ईयर था, उससे कहीं गुना पहले हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे कुछ कहता है, इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमें ये कि हमारा टारगेट था कि 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कुछ पर्टिकुलर, जैसे जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आनी चाहिए, और वो भी 2030 तक। तो हमने 2021 में तो 40% अचीव भी कर ली, और हमने अब कह दिया कि हम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से लाएंगे। तो हम साथ साथ अपने टारगेट भी बढ़ाते जा रहे हैं, और पिछले टारगेट्स को 10-10 साल पहले पूरा भी करते जा रहे हैं अंडर द नेशनल ग्रीन। देखिए ये क्वेश्चन मैं साथ साथ आपको मेंस का क्यों भी पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स लाई गई हैं ग्रीन ग्रोथ के लिए, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स, उसका स्टेटस क्या है, अभी हम कहाँ खड़े हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में एकदम बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, सो आई सॉर्ट ऑफ कीप ऑन इन्वोकिंग मेंस का मटेरियल ऑल्सो हियर एंड देयर। अब लेकिन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप पानी को स्प्लिट करेंगे, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर उस हाइड्रोजन को आप यूज करेंगे फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस। तो क्या होगा, इसीलिए सरकार ने बजट में क्या किया है कि हम इलेक्ट्रोलाइजर्स को भी फंड करेंगे, उसके लिए भी एलोकेशन, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को हम इंसेंटिवाइज करेंगे, हम एलोकेट कर रहे हैं काफी पैसा उसके लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, वी वांट टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ओके, दैट यू वेरी वेल नो, एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स वी हैव एलोकेटेड रुपीज 19,000 करोड़, so that we incentivize the private sector in this field। तो यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक और एग्जांपल मिलता है, गोवर्धन योजना। तो देखिए यहाँ पे बायोगैस की बात की जा रही है गोवर्धन योजना में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी। तो बजट में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 500 नए प्लांट सेटअप करेंगे गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस बनाने के लिए। तो ये एक, इसमें से ही बहुत सारी चीजें आई होप आपको प्रीलिम्स मेंस की मिल गई होंगी। 60% of India's voters linked
आधार टू वोटर आईडी आरटीआई। देखिए, इससे पहले कि मैं इसमें आपको कुछ कुछ मेंस के फैक्ट्स बताऊं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही में प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी, तो आपको आरटीआई, देखिए आरटीआई आप दो जगह पढ़ते हैं अगर आप मेंस की बात करें तो। एक तो आप अपने GS2 में पढ़ते हैं और साथ ही में आप अपने GS4 में पढ़ते हैं। तो आरटीआई की पहली बात तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो यूजुअली जो आपको कहा जाता है कि स्टार्ट विद द डेफिनेशन, इट कम्स हैंडी, बिकॉज जो GS4 का पेपर है वो खुद में ही इतना बड़ा है कि कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, आपके सही मार्क्स आ ही जाएंगे उसमें, क्योंकि वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता आधे से ज़्यादा बच्चों का। लेकिन आरटीआई की कोई खास डेफिनेशन है भी नहीं है, बस कि सेकंड ARC ये कहती है सनशाइन लेजिस्लेचर है, ये लिख के कुछ आप घिसा पिटा के लिखाते हैं। लेकिन आरटीआई पे कुछ बहुत अच्छा मटेरियल भी नहीं है। ओके, ऑल्दो होना चाहिए, पर आरटीआई पे फिर आंसर्स लिखते कैसे हैं? तो आरटीआई पे आप ये लिखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करने के लिए हमें रास्ता दिखाया है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक एस्पेक्ट है कि आरटीआई ने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट रिमेन्स ऑन इट्स फीट, राइट। जब सब जनता को पता चल रहा है कि सरकार की कितनी वेलफेयर स्कीम्स में कितना पैसा एलोकेट हुआ था और उसमें से कितना खर्च हो चुका है वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए, तो वेलफेयर स्टेट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए पॉइंट नंबर 1। और अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी किस रिस्पेक्ट में आ रही है, वोटर अवेयरनेस, राइट। वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड कि कितने लोगों ने बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर एग्जांपल पिछले 5 सालों में या 1 सालों में, ठीक है, 1 साल में। तो इस तरह की चीजें, या फिर अगर हमें डेटा पता चले कि कौन से कितने प्रतिशत जो माइग्रेंट्स हैं जो दूसरी स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए या विद इन स्टेट भी जा रहे हैं, उसमें से कितने प्रतिशत अगर फिर भी अपनी जगह पे आके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके आज तक वोट किया करते थे। तो ये वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड वी गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तो और भी बहुत तरह से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब आप आरटीआई के रीसेंट ट्रेंड्स दिखेंगे तो यू गेट अ होलिस्टिक आंसर अबाउट इट। ऑल्दो जो स्टैटिक है, जो आप स्टैटिक पढ़ के जाते हैं वो तो आप लिखेंगे ही, बट अलोंग विद दैट तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। ओवर 60% ऑफ इंडियाज 94.5 करोड़ वोटर्स हैव लिंक्ड देयर आधार टू देयर वोटर आईडीज। तो यानी कि जितने लोग वोटर आईडीज जिनके पास हैं उसमें से 60% लोगों ने अपना आधार लिंक कर दिया है अपने वोटर आईडी के साथ। तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आधार को लिंक करना इंपॉर्टेंट है ही क्यों। ठीक है, आधार को लिंक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डुप्लीकेशन करनी है। जब हम प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ते हैं तो जनधन अकाउंट जो है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चैलेंज क्या है जनधन अकाउंट का, कि डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स है। तो जो हमारा एम है फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, आपके पास भी 2-3 बैंक अकाउंट हो सकते हैं, सो देयर इज नथिंग इलीगल इनटू इट। पर बात यह है फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने जनधन योजना शुरू की, लेकिन और फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जिसके पास कभी बैंक अकाउंट था ही नहीं उसका बैंक अकाउंट खुल जाए। तो लेकिन आपने उसी में 2-2 बार बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हैं, तो वो एक सही फिगर हमें नहीं मिलती। जब हम कहते हैं इतने हजार बैंक अकाउंट खुल गए इतने समय में, तो एक सही फिगर नहीं है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद जो डेड पड़े रहते हैं, ओके दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे भी बेसिकली आधार क्या करने की कोशिश करता है, आधार एक यूनिक नंबर देता है आपको 12 डिजिट का, राइट, आधार नंबर। तो वो आप एक ही इंसान है, आप ही का आधार है, तो वो जब वोटर आईडी के साथ लिंक कर देंगे तो यानी कि आप 2-2 जगहों पे 3-3 जगहों पे वोट नहीं डाल सकते। तो ये बेसिकली इंश्योर करने की कोशिश की है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फॉर्म निकाला था, यहां पे लिखा है फॉर्म 6B। तो अगर आप प्रीलिम्स के कुछ PYQs उठा के देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि कभी कभी जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता। अगर तो आप न्यूज थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप अप्लाई करके उसको सही बात करके ही आएंगे आंसर को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्म 6B रिसेंटली रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट्स टू अचीव विच एम, और उसमें फिर इस तरह से वो एम्स बनाए होंगे कि आप ल्योर हो जाएं कि कोई भी मार्क कर दे सही। तो आपको 6B फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि उसका डी डुप्लीकेशन, ठीक है, कि उससे आधार आप बेसिकली अपना आधार नंबर दे सकते हैं। पर अगेन आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, और ये जो अप्रैल 1 2023 जो अब अप्रैल 1 आने वाला है वो लास्ट डेट है। तब तक अगर आप अपना आधार नंबर दे के लिंक करवाना चाहते हैं वोटर आईडी के साथ तो करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दैट दिस इज प्योरली वॉलंटरी,
ओके तो मतलब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि फॉर्म 6B भरना ही भरना है, फिर जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फाइन लग जाएगा अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा हो। ठीक है, और आप हमेशा ये चीज आधार को लेके तो कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, अगर प्रीलिम्स में ऐसा कुछ लिखा भी है दैट इट इज मैंडेटरी, तो मैंडेटरी तो है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आधार मैंडेटरी नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो ये दिमाग लगा के वहां पे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि एक सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट का, 1950 वाले एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, 1951 वाले एक्ट की बात नहीं कर रही। अब देखिए इसमें भी मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बहुत बार बताया है कि यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। जब हम आजाद हुए होंगे उसके बाद पहली बार जब इलेक्शन करवाना है, राइट, तो जब पहली बार इलेक्शन करवाना है तो पहले तो इलेक्टोरल रोल्स बनाने होंगे, उससे पहले डीलिमिटेशन भी होगी, कहाँ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहाँ कैसे वोट होना है, ये सब कुछ, ये बेसिक चीजें हैं जो वोटिंग करवाने के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमने 1950 के एक्ट में इस तरह की चीजें होंगी, प्रोविजंस होंगे, इलेक्टोरल रोल्स, ये सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन, डीलिमिटेशन, ये सारी चीजें 1950 के एक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो 1900 जो 51 का एक्ट है, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो उसमें हम थोड़े और समझदार हो गए, हमें लगा अच्छा इलेक्शन को कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाने में और भी दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एमपीज के बारे में सोचना है, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सोचना है कि इलेक्शन में अच्छा ये भी हो सकता है, तो फिर वो आप सीखते हैं। ठीक है, तो वो 1951 वाले एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस और ये सब वगैरह चीजें होंगी, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो फॉर्म 6B आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आधार लिंकिंग के लिए खोला गया था, अभी भी है अवेलेबल, तो वो सेक्शन 23 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, उसके तहत। तो अगेन आपको सेक्शन 23, क्योंकि ये न्यूज में था और अभी भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 23 क्या करने की कोशिश करेगा। अगर यही आ जाए फॉर्म 6B से रिलेटेड, रिसेंटली न्यूज तो खुद ही लिख देते हैं, तो न्यूज तो आपसे पूछते ही नहीं, तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखी है दैट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये बेसिकली ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इंश्योर करना है कि एक बंदा अगर जीवित है तो उसका वोटर आईडी हो और वो वोट करे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नाम काट दिया जाए। तो बेसिकली क्या है कि एक इंसान जो एलिजिबल है और वोटर आईडी जिसके पास है वही अपना एक ही जगह पे वोट कर पाए। तो इलेक्टोरल रोल के मैनेजमेंट का काम होता है सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 के तहत ही बेसिकली फॉर्म 6B निकाला गया था। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, electors can also okay and only provide, तो यहाँ पे एक और चीज है, however the form primarily demands आधार। तो देखिए यहाँ लिखा है some of these voters, I must read from the beginning, the total number of voters who have linked their आधार is 56। okay, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, क्योंकि आप जानते हैं अभी रिसेंटली पोल हुए हैं यहाँ पे, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ आधार लिंकिंग, यहाँ के वोटर्स की, मतलब यानी कि 92% ऑफ त्रिपुरा जो वोटर्स हैं वो उन्होंने अपना आधार डिटेल्स दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन को। सम ऑफ डीज, और फिर सेकंड नंबर पे यहाँ लिखा है लक्षद्वीप आता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और साउथ इंडिया में हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लिटरेसी लेवल्स एंड ऑल ऑफ दैट बहुत हाई है, लेकिन साउथ इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल एज कम्पेयर टू त्रिपुरा, लक्षद्वीप एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी आधार लिंकिंग नहीं हुई है, although above national average, तो जैसे कि हम ये दे सकते हैं, but not very good. Okay, some of these voters may have provided documents other than आधार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लिंक जब अपनी करते हैं वोटर आईडी को, तो जरूरी नहीं है आप आधार के अलावा पैन के साथ भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कर सकते हैं, पासपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, इफ यू फिलिंग फॉर्म 6B। पर उसमें बस ये है कि अगर आप प्राइमरली जो ये फॉर्म है डिमांड करता है आधार, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक ऑप्शन होता है टिक करने वाला, तो कि बेसिकली हमारे पास आधार नहीं है। ठीक है, तो ही आपको यानी कि कोई और फॉर्म का वो दिया जाएगा प्रोविजन। द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाज पास टू डी डुप्लीकेट, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि डी डुप्लीकेशन हमारा एम था। अब देखिए हम चलिए यही आर्टिकल पढ़ लेते हैं। प्रो खालिस्तान लीडर्स सपोर्टर्स अटैक पंजाब पुलिस इन अजनाला। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है आप जानते हैं, और खालिस्तानी मूवमेंट, जैसे कि मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ, आपको इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से, आई डोंट नो आप कौन सा स्टैटिक मटेरियल रेफर करते हैं, रेफर भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि इवेंचुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो भी विजन आईएएस की कंपाइलेशन है, सिक्योरिटी सेक्शन जो आता है उससे कवर हो जाती है, तो सब कुछ कवर वहाँ हो ही जाता है, तो नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाता है। पर खालिस्तानी मूवमेंट इज वन थिंग बिकॉज इट इज इमर्जिंग राइट अगेन।
तो आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे और क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ की जो इसको लीड करती हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं खालिस्तानी रेफरेंडम भी हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में बहुत बेकार है, रिसेंटली गन वायलेंस पे भी हमने देखा कि गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो फिर उन्होंने क्या किया, गाइडलाइंस निकाली कि जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं दे ओवर ग्लोरीफाई गन वायलेंस एंड दैट शुडंट बी द केस। तो अब कोई भी गाने में इस तरह से गन वायलेंस नहीं कर सकता। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कनेक्ट करके आप you connect the dots and read. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है, armed with guns and swords and other sharp weapons, scores of supporters of the self-styled Sikh, देखिए क्या हुआ, एक सिख प्रीचर हैं और प्रो खालिस्तानी प्रोपोगेटर हैं अमृतपाल सिंह। तो उन्होंने थर्सडे को उनके जो सपोर्टर्स हैं विद स्वॉर्ड्स एंड गन्स एंड ऑल द वेपन्स वो आए और उन्होंने क्लैश किया है पंजाब पुलिस पर्सनल के साथ। ठीक है, तो यह अजनाला की बात है अमृतसर में। तो यहाँ पे वही चीज़ मिस्टर अमृतपाल को रिसेंटली हमने, ही इज़ 29 ईयर्स ओल्ड, तो हमने रिसेंटली काफ़ी स्टेटमेंट्स ऐसी देते हुए देखा है कि खालिस्तान मूवमेंट ऐसी है कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता फ्लरिश होने से, बढ़ने से। और ये भी जानते हैं कि ये बेसिकली जो सपोर्टर्स हैं और मिस्टर अमृतपाल खुद वारिस पंजाब दे, ये एक ग्रुप है, आउटफिट है, उसके मेंबर्स हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और क्यों उनके सपोर्टर्स ने और उन्होंने यहाँ पे क्लैश किया है पुलिस के साथ, क्योंकि उनके एक एसोसिएट हैं लवप्रीत सिंह। ओके, तो लवप्रीत सिंह को बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको छुड़वाने के लिए उनका कहना है कि गलत आपने इम्प्लीकेट किया है, फॉल्स चार्जेस लगाए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनको छोड़ दीजिए। और फाइनली देखिए ये केस स्टडी भी है आपके लिए, कहीं कहीं केसेस में बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और कुछ भी हो सकता है वायलेंस। जब अमृतपाल जी ने खुद कह दिया कि अगर इनको नहीं रिलीज किया गया लवप्रीत सिंह को, तो उसके बाद जो होगा फिर सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जब भी आपके पास इस तरह की कोई केस स्टडी आई ना, तो आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत सच्चे हैं, मरने दीजिए लोगों को लेकिन सच्चाई का साथ देंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आंसर लिख के आइए, प्रैक्टिकली पॉइंट ये लिखिए कि ठीक है हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि आप मॉब को शांत नहीं कर सकते। और फिर मॉब एक बारी भड़क गया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पे पुलिस ने भी यही किया है, उन्होंने कहा कि हम कल इनको रिलीज कर देंगे और फिर उसके बाद जो एसआईटी होगी वो प्रोविजंस जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा उस तरह से देखेंगे। सो समटाइम यू हैव टू बी रैशनल, यू डोंट रियली हैव टू बी एथिकल। एंड इस तरह से एथिक्स भी तब आपके सर्व होते हैं जब आप थोड़ी प्रैक्टिकलिटी दिखाएं। ओके ओके, नाउ दीज टू एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक ये एडीएल के बारे में है और एक ये चिल्ड्रन राइट्स के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, चिल्ड्रन पे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। पहली बात तो चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है सम केस एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो उसमें हमने मैप्स भी देखे हैं कि किस तरह से आप मैप बना के आ सकते हैं, जो दिखाता है कि इंडिया में कितनी सारी विमेन अभी बिफोर 18 मैरिड हैं। ओके, तो फिर उसके बाद एक और मैप था उसमें जिसमें बिफोर 21 कितनी लड़कियां शादी कर लेती हैं इंडिया में, विच इज़ ह्यूज। 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन गर्ल्स पॉपुलेशन है ना 21 से पहले। तो अगर हम 21 को उम्र बढ़ाना चाहते हैं, लीगल एज ऑफ मैरिज 21 करना चाहते हैं, तो आप सोचिए अगर हमने अब्रप्टली कर दिया, कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं दिया, तो सारे के सारे इलीगल हो जाएंगे सारी मैरिजेस। ठीक है, और तो ऐसा नहीं होगा, कुछ तो प्रोविजंस आएंगे अगर कोई इस तरह का एक्ट आता है। अभी तो बिल आया गया है पर वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास स्क्रूटनाइज हो रहा है। बट लेट सी, वो मैप्स आपके लिए काफ़ी हैंडी आते हैं। तो आप चाइल्ड के ऊपर चाइल्ड मैरिज पढ़ेंगे, आप चाइल्ड अडॉप्शन पढ़ के जाएंगे, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड वाज आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ओके, आप चाइल्ड अडॉप्शन पढ़ेंगे, आप चिल्ड्रन अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिकिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। पॉक्सो के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, पॉक्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई अगैन रिपीट, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई थिंक आप अगर सुनते हैं ये वीडियोस, कि पॉक्सो के 10 साल कंप्लीट हुए हैं, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या रिपोर्ट कार्ड रही है पॉक्सो की। ठीक है, तो उसी में हम एक और एडिशन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट्स एट द सेंटर। इन 1959 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब देखिए आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगैन आप इंटरनेशनल अफेयर्स वाला सेक्शन उठा के देखिए, PYQs का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन या अफेयर से, तो उसमें ऐसे आते हैं कन्वेंशंस के बारे में, इंडिया इसका सिग्नेटरी है कि नहीं, ओके, किस साल में ये अडॉप्ट किया गया था और किस साल में इंडिया ने बेसिकली इसको रेटिफाई किया, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट उसमें से दो स्टेटमेंट बहुत फैक्चुअल आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक सही होगी और एक स्टेटमेंट होती है बहुत पॉजिटिविस्ट, यानी कि वो सही होती है,
क्योंकि वो गोल, एम, ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखते हैं इस रेजोल्यूशन का, जो ऑलमोस्ट सही होता है। ठीक है, तो 1959 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, द फर्स्ट चैप्टर डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड उन्होंने अडॉप्ट किया था 1959 में, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट्स काइंड इंश्योरिंग द बेसिक। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की डेफिनेशन ही है 18 ईयर से कम, ठीक है, उनके बेसिक राइट्स को इंश्योर करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, ये आप समझ गए आई होप। येट एज इज वेल डॉक्यूमेंटेड, लेकिन यहाँ पे हमें उनके लिए उतना करना चाहिए जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। पर हम सबको ये बात पता है कि चिल्ड्रन कितने वल्नरेबल हैं। जब आप कोई एथिक्स की केस स्टडी भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले आप किसको बचाएंगे, तो वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन सबसे पहले क्यों आते हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो कोविड-19 पे जो इतने सारे बच्चे ऑर्फन्स हो गए, ओके, तो वो कितने वल्नरेबल थे ट्रैफिकिंग के लिए, ये बात आप जानते हैं। तो ये चीज, सो दे ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ अब्यूज ऑफ पावर बाय द। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चा बीच में पिस जाता है माँ बाप के, और ये बात हमें पता है, और माँ बाप ही उनके गार्जियंस होते हैं। तो जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है फैमिली सेटअप में, वही कभी कभी उनके हाथों ही उनका अब्यूज भी हो जाता है। अब्यूज कैसे होता है कि व्हेन बच्चे के दिमाग में जो आप बचपन में उस पर ठप्पा लगा देंगे, आप इलिजिटिमेट हैं, फिर एवरीबडी नोज इट, वो स्कूल जाएगा, उसको बार बार सुनना पड़ेगा अगर वो स्कूल जा पाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम देखने के लिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, बीवी नागरत्ना जी ने जो जजमेंट दी है, उसमें हमें पता चली हैं। हमें पता तो पहले से थी, पर हाईलाइट की गई हैं। The advancements in digital technologies have helped on many fronts, from registration of births, creating a legal identity, to healthcare, but in the forward march, it should not trample on the rights. Okay, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। लीनिंग ऑन अ चाइल्ड, तो वही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली किया है कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है, ऐसा नहीं होता कि आप वोट 18 साल के बाद दे सकते हैं तो आपकी प्रिवेसी भी 18 साल के बाद शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑल्सो हैव फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी एज यू हैव, एज एनीबडी हैज। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। आपका जब मन किया, आपकी थोड़ी सी लड़ाई हुई, ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा है करके, आप उसका डीएनए टेस्ट, मटीरियल टूल्स नहीं है जिनको आप सब्जेक्ट कर दें डीएनए टेस्ट के लिए इन अ पिटिशन फाइल। यहाँ पे आप जानते हैं केस क्या था, यहाँ पे एक मैन थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था अपने दूसरे बच्चे की पेटर्निटी को। तो यहाँ पे उन्होंने, बीवी नागरत्ना जी ने और एक और जस्टिस ने बोला कि देखिए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ हु यू आर, राइट। तो आप कौन हैं असल में, ये आपका एसेंस है। सो दिस इज अ वेरी इंटीमेट information, this is a very personal information, and it is definitely part of a child's fundamental right. Children have the right, it pointed out, not to have the legitimacy questioned frivolously before a court of law. तो यहाँ पे वही डायरेक्टिंग कोर्ट्स टू, यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने हर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि जो यू एक्नॉलेज दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटीरियल ऑब्जेक्ट्स and that they should be subjected to forensic or DNA testing only as a last resort, particularly when they are not parties to a divorce proceeding. ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, एकदम लास्ट ऑप्शन हो जब बहुत ही क्रिटिकल केसेस में, तब जाके आप इसे यूज कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, वाई दिस इज अ वेलकम मूव, अ रीडिंग ऑफ द 1989। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में अडॉप्ट किया गया था। ओके, पर यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने 1992 में रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को। ठीक है, 1989, 1992, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे वही लिखी है। द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर एंड नॉट जस्ट कस्टडी डिस्प्यूट्स। तो कस्टडी डिस्प्यूट्स के समय पे ही एक्स्ट्रा कॉशन मत दिखाइए, बच्चों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, नहीं, हर तरह का सोशल बिहेवियर में बच्चों के लिए एक स्पेशल बिहेवियर की जरूरत है। उनको दिमाग में रखते हुए बातें बोला करिए। हमें ऐसा लगता है बच्चों को कुछ नहीं समझ आता, उनके दिमाग में जो इतनी नेसेंट स्टेज पे किसी के दिमाग में कुछ बैठ जाए तो बड़े होने तक वो उसको इनसिक्योरिटी अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में रहती है। एंड दैट्स ट्रू, दैट इज अ फैक्ट एंड एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड इट। अ केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ द एंटायर डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटायर डिफेक्शन लॉ के बारे में आई होप आप स्टैटिक पोर्शन सब जानते हैं, पर फिर भी एंटायर डिफेक्शन लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफेक्शन क्या होता है कि जब आप अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं अपनी पार्टी से,
ठीक है। तो आपका लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि आपका जो रेजिग्नेशन है वॉलंटरी है कि नहीं, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको डरा धमका के भी तो रिजाइन करवाया जा सकता है अपनी पार्टी से, ठीक है, आपकी सरकार गिराने के लिए, क्योंकि आप मे बी रूलिंग पार्टी हो, है ना, या फिर ये करने के लिए स्पीकर को जुडिशियल कैपेसिटी दी गई है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ में। साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है सबसे बड़ा 10th शेड्यूल का या एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो ये है कि ये जो होलसेल डिफेक्शन है उसको अलाउ कर देता है, रिटेल डिफेक्शन को मना कर देता है। यानी कि स्प्लिट्स अलाउड नहीं है, मर्जर्स अलाउड हैं, कि 2/3 ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी के जो मेंबर हैं वो अगर रिजाइन कर दें और नई पार्टी के साथ मर्ज कर जाएं तो वो अलाउड है, लेकिन स्प्लिट अलाउड नहीं, यानी कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स अलाउड नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं मास डिफेक्शन हो रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे हैं, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, 20 बंदे हैं अगर एक पार्टी के, है ना, तो उसमें से 2 ही बंदे रह जाते हैं उस पार्टी के, क्योंकि 18 के 18 फिर खरीद फरोख्त सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसके तहत खरीद लिए जाते हैं, या जो भी आप उसे कह सकते हैं, पर ये फैक्ट है और इसको कोई नहीं झुटला सकता क्योंकि सबकी आंखों के सामने है, पर ये हो रहा है, ठीक है। तो अब बात यह है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा हुआ है कि जो मर्जर्स अलाउड हैं, होलसेल डिफेक्शन अलाउड है, मास डिफेक्शन अलाउड है, रिटेल डिफेक्शन अलाउड नहीं है, यानी कि कम डिफेक्शन अलाउड नहीं है, तो ठीक है, वे पूरी की पूरी पार्टी खरीद ली जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें ऑफ कोर्स मतलब आप उसके प्रेसिडेंट को नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत रह जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी है, दे हैव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस अबाउट देयर पार्टी, तो एक दो बंदा रह जाते हैं। तो ये चीज़ अब इसके सेटअप में हम बेसिकली यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में ये केस चल रहा है और जो अभी एक और पेज पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ उद्धव ठाकरे जी ने कहा है वो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शिवसेना और उनके फ्यूचर और पॉलिटिकल माइट के लिए या जो भी उसके लिए नहीं, पर ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके लिए GS2 में। प्रिपेयर इट वेरी नाइसली, ओके, ना ही GS2 के लिए बल्कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी, ओके। A five-judge bench of the Supreme Court of India is presently hearing a set of cases popularly known. तो आप ये जानते हैं a set of cases, बहुत सारे cases हैं जिसे महाराष्ट्र political controversy cases कह रहे हैं। The Supreme Court bench is hearing all these cases. Okay, तो ये बेसिकली कहाँ से शुरू होते हैं केसेस? ये शुरू होते हैं जून लास्ट ईयर से, जब जो रूलिंग MVA कोलिजन थी जिसमें शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस है, दे लॉस्ट पावर जब उनका एक इंटरनल स्प्लिंटरिंग हुआ शिवसेना पार्टी में से, ठीक है। तो जो एक शिवसेना का फैक्शन था एकनाथ शिंदे जी द्वारा लीड किया हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया अपने हैंड्स को भारतीय जनता पार्टी के साथ और फिर उन्होंने एक नई रूलिंग कोलिजन बनाई। देखिए, हमें इसकी पॉलिटिक्स में हमें कोई मतलब नहीं है एटलीस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि केसेस है क्या, तभी तो आप गवर्नर, स्पीकर, इसका है पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पीकर, पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर, तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे, क्यों, ये क्वेश्चंस तो आते ही है ना, ये तो आप नहीं मना कर सकते, तो आपको समझ तो आना चाहिए कि चल क्या रहा है रिसेंटली। द डिस्प्यूट्स बिटवीन द वेरियस पार्टीज हैव बीन कंटिन्यूइंग सिंस देन, ओके, तो तब से लेके अभी तक कोई ना कोई झगड़ा, जब एकनाथ शिंदे जी ने जाके नई रूलिंग कोलिजन बना ली एंड ऑल ऑफ दैट, तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे रीसेंट जो झगड़ा है वो किस बात को लेके हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया, ठीक है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है वो है असल शिवसेना, उनके पास शिवसेना का नाम जाएगा, उनके पास सिंबल जाएगा बो एंड एरो वाला, ठीक है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, देखिए, जो शिवसेना ने पोल किए थे जितने नंबर ऑफ वोट्स, उसके 76% के करीब इस फैक्शन ने किए हैं, तो असल शिवसेना यही हुई ना, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली ये रैशनल था। While questions have been raised about whether the situation is now fit to comply and whether the court can turn the clock back, देखिए अब ऑफ कोर्स ये चीज बड़ी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, दिस इज एनीबडीज गेस कि अब सुप्रीम कोर्ट जैसा है वैसे ही ADL को चलने देगा, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही टाइट रोप सिचुएशन में होता है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज में बहुत ही रेयरली कुछ कर सकता है, पर क्या पता सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे, इट माइट टर्न द टाइड्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। The judgment of this case will have consequences। वही चीज, ये सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की स्टेट पॉलिटिक्स के लिए या शिवसेना के लिए, बल्कि सबके लिए इसका कोई ना कोई एक इम्प्लीकेशन होगा। दिस इज बिकॉज द केस अराइजेज सर्टन, ओके, क्योंकि ये केस कोर पे एक चीज लाई करती है, एक इशू लाया करता है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। वो कैसे वर्क करेगा आने वाले समय में, क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है या ये सब वगैरह, ऐसा ही चलने वाला है सब कुछ, यही भारत की पॉलिटिक्स का फ्यूचर है,
ये डिटरमाइन करेगी अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. द 10th शेड्यूल पास्ट एंड प्रेजेंट. यही आपके लिए सवाल भी आ सकता है. द 10th शेड्यूल पास्ट एंड प्रेजेंट. तो आप पास्ट में क्या लिखेंगे? पास्ट में जब इसको लाया क्यों गया था? ठीक है, राजीव गांधी जी की सरकार का ये समय है, क्यों लाया गया था? तो द एंटायर डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया द 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है. 1985 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में. अब क्यों? क्योंकि उस समय पे बहुत ही ज्यादा, आपको याद होगा, आया राम गया राम. ठीक है, 1-2 दिन में कितनी कितनी बार पार्टियां चेंज करना. तो वो चीज, वो सब कुछ उस समय का दौर है. तो कैसे फ्लोर क्रॉसिंग, पैसा देके, या कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे अगर हमारी पार्टी बन जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है. ठीक है, या थ्रेट है ना. और इनमें से कोई एक, या तो कभी कभी इन सब का ही कॉम्बिनेशन करके खरीदा जाना था उस समय, और फ्लोर क्रॉसिंग हो रही थी उस समय के टाइम में. ठीक है, legislators were regularly switching party affiliations in the house and bringing down the government with them. The 10th schedule, तो वो देखिए बात बिल्कुल सही थी उस समय पे. ये शेड्यूल इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था. ओके, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन नाम की भी एक चीज होती है. पार्टी डिसिप्लिन के साथ साथ पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन नाम की भी एक चीज होती है. द 10th शेड्यूल sought to put a stop to this by stipulating that any legislator voted against. ओके, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ लिखी थी कि पार्टी विप, जो पार्टी ने बोला कि ऐसे वोट करना है, हाँ में वोट करना है, ना में वोट करना है, तो आपने वो करना है. पार्टी विप. ठीक है, ऑल तो फिर इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो भी तो जा रहा है पार्टी विप के चक्कर में. खैर, वो चीज़ें आप अपने आंसर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पार्टी विप को आपने फॉलो करना ही करना है. ओके, तो ये चीज़ है. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हाउस से. ये भी एक 10th शेड्यूल में एक प्रोविजन है. वाइल ऑन द वन हैंड दिस एम्पावर्ड पार्टी लीडरशिप. फिर ऑफ कोर्स एक हाथ पे अगर हम देखें तो इसने पार्टी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि पार्टी विप जैसी चीज़ हमने देखी कि उसको आप नहीं लांग सकते. पर फिर अगर हम एक हाथ पे और देखें तो क्या है कि फिर तो कोई डिसेंट ही नहीं कर सकता. यानी कि अगर कोई सच में बिलीव करता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और जो मेरी पार्टी कर रही है, जो ये सरकार अभी प्रेजेंटली कर रही है, मैं उससे नाखुश हूँ, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं अकाउंटेबल ना, अगर मैं सच में उनका साथ दे रही हूँ तो अगर मैं डिसेंट करना चाहती हूँ तो नहीं कर सकती. तो ये बुरी चीज़ थी, पर ठीक है, फिर हम ये कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत हर जगह करना ही पड़ता है. तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू से वांट टू चेक अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग, तो इसके लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है, हम मान लेंगे. फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन अब हम 40 साल और आगे आ चुके हैं टू द प्रेजेंट डे. वी फाइंड दैट द वर्किंग ऑफ द 10th शेड्यूल हैज़ बीन पैची एट बेस्ट. क्योंकि देखिए वही है, यही होता है पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी, कि आप कहीं ना कहीं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर लॉ को, हर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मोल्ड करना जान जाते हैं. ये फैक्ट है. ठीक है, तो इन द लास्ट फ्यू years there have been innumerable instances of governments being toppled mid term. आपने देखी है सरकारें गिरते हुए. सरकार किसी और की बनी थी, एंड में पता नहीं क्या हो गया बीच में, और फिर किसी और की सरकार चल रही है आज. ठीक है, तो ये चीज आफ्टर द सेट ऑफ द रूलिंग पार्टी, जैसे कि कर्नाटका में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा. ओके, अब इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर क्योंकि एग्जाम्पल तो लिखने ही पड़ते हैं, तो एग्जाम्पल तो आप लिख के आएंगे, उसमें पॉलिटिक्स मत जाना, किसी का नाम मत घुसाना, पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप. यू कैन राइट MVA एज एग्जाम्पल, यू कैन राइट कर्नाटका एज एन एग्जाम्पल. ओके, that this is power politics and no high-minded expression of intra-party dissent. तो देखिए यहाँ पे जो ऑथर है ना इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, गौतम भाटिया जी, इज एक्चुअली वेरी गुड. ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और बहुत सारे केसेस लड़ते हैं, और इनका आप बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो जो इनके एडिटोरियल्स होते हैं देर एक्चुअली वेरी रिलायबल. तो यहाँ पे देखिए इनका ये कहना है कि जो हम ये देख रहे हैं वो प्योर पावर पॉलिटिक्स है, और इसमें कोई इंट्रा पार्टी डिसेंट, हम जेन्युइनली इंट्रा पार्टी डिसेंट होल्ड करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो क्योंकि हमें ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जैसे ही जीत गई अगर एक पार्टी है ना, जो भी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय भी देखा था, बाकी इधर उधर हमें हिमाचल में देखा था. ठीक है, जब कांग्रेस जीती तो फिर वो कहीं एक जगह पे ले गए ताकि कोई दूसरी पार्टी आके मतलब उनको ना, उनके लोगों को खरीद सके. तो महंगे महंगे रिजॉर्ट्स में, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, खरीद फरोख्त सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट, दीज आर द वर्ड्स यू कैन यूज इफ यू वांट टू मेक योर आंसर वेरी कैची. इंडीड पॉलिटिशियंस हैव अडॉप्टेड वेरियस, वही चीज़ यहाँ लिखी है कि कहीं ना कहीं हम अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, और यही रीसेंट एग्जाम्पल्स हमें बताते भी हैं जहाँ पे मास रेजिग्नेशन हुई हैं. मास रेजिग्नेशन डिफेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, जिन्होंने फोर्स कर दिया एक फ्रेश इलेक्शन होने के लिए. पार्टिजन एक्शंस बाय स्टेट गवर्नर्स, और यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे आती है कि स्टेट गवर्नर्स
कैसे हम कि क्या, एक ये क्वेश्चन आया भी है बहुत बार कि क्या जो गवर्नर है, अब तो गवर्नर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात आपको पता है। केरला में जो हुआ रिसेंटली, तमिलनाडु में एंटाई नीड बिल जो है उस पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ऑन ऑन गवर्नर्स ऑफ कोर्स यू विल गेट अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट गवर्नर जो किसी और को, जैसे किसी और ने बेसिकली, मेजोरिटी हमें दिख रही है कि रूलिंग पार्टी ये है मेजोरिटी पार्टी, लेकिन उसको ना बुला के किसी और कोलिजन सॉर्ट ऑफ चीज़ को, पार्टीज को बुला के उनको ओथ दिलवा देना। तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट उन्हें देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्वेयरिंग इन सेरेमनीज एंड द टाइमिंग, और कब किस समय फ्लोर टेस्ट होगा, उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, प्रीपोन भी कर सकते हैं, कैसे वो सब कुछ गवर्नर के हाथ में होता है। ओके, और साथ ही में जो पार्टिजन एक्शंस देखे जा रहे हैं स्पीकर्स के बिहाफ पे, कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पे बैठे रहना, सिटिंग ऑन देम, नॉट डिसाइडिंग देम ऑन द टाइम। ओके, और कभी कभी बिल्कुल ही हेस्ट में, जल्दी जल्दी में कर देना, वो तो डिपेंड करता है ना केस क्या है। द अपशॉट ऑफ दिस इज दैट इन इफेक्ट द 10th schedule has been reduced to a nullity. Governments that do not have clear majorities are vulnerable at any point to, तो इसीलिए अगर आपको सच में अपनी सरकार बनानी है तो बहुमत की सरकार बनाएंगे, कोलिजन वगैरह तो कुछ नहीं होती, वो गिर जाती है। ये बेसिकली गौतम भाटिया जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। द कोर्ट हैज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन वी कांट रियली एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कहें जी नहीं आप सब कुछ सही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिनके खिलाफ या जिनके फेवर में या कुछ भी जो उनको जजमेंट देनी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन्वॉल्व है, स्पीकर है, गवर्नर है, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें लोगों ने चुन के भेजा है। तो अब इन्होंने अगर कुछ गलत किया है, मे बी सबने नहीं किया हो, इनका ये कहना है, लेकिन कईयों ने, तो बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट का इसमें जाना। ठीक है, और बहुत ही टाइट रोप आप कह सकते हैं जिस पे उन्होंने चलना है। बट द कोर्ट डज नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ प्रिज्यूम, वही चीज़, कोर्ट के पास लिबर्टी नहीं है कि वो ये प्रिज्यूम करे कि डिसऑनेस्टी हैं सारे के सारे। उनको ये प्रिज्यूम करना पड़ता है कि सब ऑनेस्ट है until and unless they are proven dishonest. You know this legal dictum, right? So it must maintain an institutional arm's length from the political actors and adjudicate according to legalities. ठीक है, तो आपको लीगल तरह से ही चलना है। जैसे कि अभी हमने डीमोनेटाइजेशन में देखा था, उनमें जो जजमेंट आई, तो बात ये थी कि आप ये नहीं कह सकते, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की तो सही था कि नहीं, क्योंकि फेक करेंसी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मनी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, या फिर वो भी छोड़िए, कैश बहुत ज़्यादा है, कैश को कम करने के लिए कहा था, 30 लाख करोड़ के करीब कैश है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप इसमें नहीं जा सकते। सी, लोगों ने सरकार बनाई है, राइट? तो वो छोड़िए, उनकी विजडम को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ कि जो नोटिफिकेशन के माध्यम से डिमोनेटाइजेशन हुई थी, वो नोटिफिकेशन जस्टिफाइड थी कि नहीं, उसके लिए एक्ट आना था, अमेंडमेंट होनी थी या नहीं होनी थी, वो आपको बताना था, क्योंकि वही लीगल चीज़ है। ठीक है, तो आई होप यू रिमेंबर दैट, और यहीं पे वही चीज़ अप्लाई होती है। बट इट इज़ अ चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे भी हम जो शिवसेना में अभी उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स में सुप्रीम कोर्ट वोंट गेट इनटू इट, बट इट इज़ अ चैलेंज दैट द कोर्ट हैज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट नॉट ऑलवेज लिसन टू। पर यहाँ पे गौतम भाटिया जी का कहना है कि इस चैलेंज को कभी उन्होंने हेड ऑन लिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। रिसेंटली तो यही पता चलता है, दिस इज वन ऑफ दोज सिचुएशंस वेयर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द ईटिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कोर्ट्स इंटरवेंशन हैज बीन सॉट इन एवरी वन ऑफ दीज। और ये बात बड़ी, वही खैर, ये तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि हर केस में ही इस तरह का कोई भी केस होता है, इट एंड्स अप टू सुप्रीम कोर्ट, ये जाता ही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन किसी भी केस में हमने ऐसे कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन या एडीएल के ऊपर कुछ बड़ा ही अगर हम कहें कि कुछ मास्टर स्ट्रोक sort of कोई जजमेंट आई नहीं है आज तक। एंड despite the fact that in recent years the Supreme Court has handed down multiple substantive judgments on anti-defection, the toppling of governments remains as frequent as ever. While one may partially put this down to wily politicians finding loopholes in the Supreme Court judgments, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वही सारी चीज़ें, जब ये सारी अमेंडमेंट्स आई थी, जब कोर्ट ने जजमेंट दी थी, तो उनको भी पता है कि इसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन अब कुछ तो जजमेंट देनी है ना, एटलीस्ट जो बेस्ट पॉसिबल जजमेंट हो सकती है वो दी जाती है। वन विल रिकॉल, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आज हम देख रहे हैं शिवसेना, वो है क्या, ये पूरा केस है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहीं से आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, वन विल रिकॉल दैट द क्राइसिस सो टू से बिगैन, ये क्राइसिस शुरू कब होता है? ये क्राइसिस शुरू होता है जब अ सेट ऑफ लेजिस्लेटर्स फ्रॉम शिवसेना रिबेल्ड अगेंस्ट उद्धव ठाकरे जी। ओके, और फिर यहाँ पे जब रिबेल फैक्शन निकला शिवसेना में से, ठीक है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने ऑफ कोर्स अपना
रेजिग्नेशन लेटर दिया होगा सबने इकट्ठे। द डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि उस समय पे कोई स्पीकर नहीं थे, स्पीकर की पोस्ट वेकेंट थी, तो डेप्यूटी स्पीकर थे। तो डेप्यूटी स्पीकर ने इन लोगों को डिस्क्वालीफाई, रिबेल लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ही मूव्ड, है ना, इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये केस कोर्ट में चला गया, रिबेल फैक्शन ले गया, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखिए कि ये जो डेप्यूटी स्पीकर है इनके तो खुद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है ना। और याद है मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, आपकी एक जजमेंट थी 2016 की, नाबम रेविया, उसमें आपने क्या कहा था कि जिस स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के खुद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, है ना, तो वो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस को नहीं सॉल्व कर सकते या उस पर एडजुडिकेट नहीं कर सकते। ओके तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही उनके खिलाफ कैसे यूज की जा सकती है, ये गौतम भाटिया जी ने अभी स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय का वेकेशन बेंच चल रहा था, तो जो जिनको लगता है कि वेकेशन में सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े जो जजमेंट्स आए हैं वो वेकेशन बेंच में आए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच स्टेड द डेप्यूटी स्पीकर्स हैंड, उन्होंने कहा कि जी नहीं, आपके तो हमने सही कहा, 2016 की हमारी जजमेंट ये कहती है, तो आप नहीं कर सकते ये। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, बस एक फ्लो टेस्ट हो देखने के लिए मेजॉरिटी है किसके पास है किसके पास नहीं, जो एमबीए है वो अभी मेजॉरिटी होल्ड करती है कि नहीं। फिर उसमें क्या हुआ, ये काफ़ी मेरा समझने वाली बात है कि उसमें जो रिबेल एमएलएज थे, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते थे ना, हमको क्या पता डिस्क्वालीफाई हो जाते, अगर एक नॉन पार्टिसन वे में उनको सुना जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाते, तो वो वोट नहीं कर सकते थे इस फ्लोर टेस्ट में कि सरकार के पास मेजॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, पर दे एक्चुअली गॉट द अपॉर्चुनिटी वोट, दे वोटेड इन दिस पर्टिकुलर फ्लोर टेस्ट, और इससे क्या हुआ, द गवर्नमेंट वॉज ब्रॉट डाउन। ओके, तो ये चीज़, फिर उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने of course he was they were swiftly sworn by the governor, और उन्होंने फिर एक स्पीकर अपॉइंट किया, क्योंकि वो पोस्ट वेकेंट थी, वो स्पीकर फिर जो अपॉइंट किया, फिर तो आप जानते ही हैं, तो जो पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन वाली पिटिशंस हैं, फिर वो दिक्कत ही सॉल्व हो गई ना, आपने स्पीकर अपॉइंट कर दिया और फिर वो कुछ करेंगे नहीं अभी। ठीक है, टू टॉप इट ऑल, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वर इंटरिम इन नेचर एंड देयरफॉर नोटिसेस वर प्रोवाइडेड। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इन परस्पेक्टिव दीज ऑर्डर्स द करेक्टनेस ऑफ विच इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द 5 जज बेंच, के ये सब कुछ इतने सारे केसेस हमने देख लिए ना बीच बीच में कि गवर्नर ने स्वोन इन कर दिया, उन्होंने वोट कर सकते थे नहीं कर सकते थे, किया रेबेल एमएलएज ने, और बहुत सारी और चीज़ें के 39 एमएलएज थे, और सबकी डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस हैं वो पेंडिंग है अभी भी, तो फिर वो कैसे वोट कर सकते थे, ये सारी चीज़ें केसेस का बंच बना देते हैं जो अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। Okay, if for example it is held that the speaker cannot decide तो वही the use of money and indeed threats and inducements of prosecution or immunities therefore to turn MLAs is a truth that is evident to all with the eyes to see. The court's judgment can act as, लेकिन वही चीज़ कि अगर कोर्ट सच में कुछ इसमें करते हैं तो हम सबको दिख रहा है। अभी आपको जस्टिस के.एम. जोसेफ ने ये चीज़ बोली थी कि मतलब हमें सबको दिखता है कि क्या हो रहा है, कि ट्विटर पे कि अब होगा, बहुत सारी और चीज़ें जो अब ट्वीट्स होते हैं कि अब असल शुरू होगा खेला एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा, पॉइंट आउट किया कि वो हमें दिखता है। ठीक है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट इस तरह की आती है तो वो जो पॉलिटिकल पावर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंड्यूस कर सकती है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में या टॉपलिंग में अगर कोई सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो उसको टॉपल भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए उद्धव ठाकरे जी के केस में भी ऑफ कोर्स ये भी तो एलिगेशन है ही ना कि उन्होंने तो ब्रीच ऑफ वोटर किया ना, क्योंकि उन्होंने जब वोट किया गया तो उनको बीजेपी के अलायंस के साथ किया गया था, तो वो एक अलग मैटर है। खैर जो लोगों ने वोट किया वो एक आइडियोलॉजी के लिए किया, लेकिन फिर आपने एमबीए बना ली, अपॉर्चुनिस्टिक था वो भी, तो वो अलग बात है ना। लेकिन यहाँ पे एडीएल की डिस्कशन हो रही, तो हमने खुद को यहाँ पे कंसाइज किया, पर वो भी एक एस्पेक्ट है। ओके, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में या टॉपलिंग में या फिर इस तरह की जो भी एडीएल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंड्यूस करना बहुत जरूरी है। ओके, बट इक्वली द कोर्ट जजमेंट कुड मेक द, लेकिन वही चीज़ अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जैसे मैनिपुलेट करके अपने उसके लिए तो यूज कर ही लेती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या जो जजमेंट आएगी वो टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट को और आसान बना देगी या फिर मुश्किल बना देगी, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब देखिए हम ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी देखना है, हम यहाँ पे आपके प्रीलिम्स के लिए अगेन आई रिपीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द हायर पेंशन ऑप्शन।
जो अभी रिसेंट सर्कुलर्स आए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, नवंबर 2022 की जो जजमेंट थी वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईपीएफओ क्या होता है। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईपीएफओ पे 3-4 स्टेटमेंट्स आ गई तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? ताकि वर्कर्स को, वो वर्किंग इन इंडिया, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो आप जानते हैं एक्ट के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं 1952 के एक्ट को। ओके, एक और स्टेटमेंट अगर आपकी यही बन जाती है कि ईपीएफओ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री गलत दी हुई है वहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके कंट्रोल के अंडर आती है। अगेन अनदर फैक्ट, एक और फैक्ट लिखा है कि ईपीएफओ implements 5 major schemes, that is wrong। और ये बात सबको, आपको पता होना चाहिए। यूजुअली नंबर है ना, उसके साथ प्ले करके खेला जा सकता है, पर ये एक ऐसा नंबर है वो आपको याद भी नहीं रखने होते नंबर्स, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो सबको पता होना चाहिए कि ईपीएफओ 3 मेजर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। एक है ईपीएफओ स्कीम जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म, अगेन देखिए आपके प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ यही आ गया व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, तो आपको मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन होगा उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो आप करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके, वो बेसिकली एक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएफओ जो स्कीम है 1952 की, वो तो प्रोविडेंट फंड से डील करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स वगैरह वाला एस्पेक्ट। तो ईपीएफओ और क्या इंप्लीमेंट करता है? पेंशन स्कीम 1995 में जो लाया गया, ईपीएस जिसे हम कहते हैं, जिससे रिलेटेड यहाँ पे सारा मसला है। ठीक है, कि कितना बेसिकली रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा, एनुअल मंथली कितना बेसिकली आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो दूसरी ये हो गई। तीसरी एक इंश्योरेंस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट करती है ईपीएफओ। इंश्योरेंस पढ़ के चौंक मत जाइएगा, ठीक है, अगर बाई चांस ये भी कोई स्टेटमेंट आ जाए। इंश्योरेंस स्कीम है 1976 की, जिसे हम ईडीएलआई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं, क्योंकि आपको याद करना मुश्किल ना हो जाए, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं आगे और बोल दूंगी तो आपको याद रहेगा, अच्छा कुछ तो था इंश्योरेंस से रिलेटेड, वहाँ पे आप सही आंसर मार्क करके आएंगे। तो इंश्योरेंस जो इनकी स्कीम है उससे रिलेटेड क्या होता है कि से एन एम्प्लॉय डाइज, है ना, एंड the employee has been a member of this particular scheme, insurance scheme, at the time of the death, तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो जितनी उनकी वेज थी उसका 20 गुना, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम जो कैप है वो 6 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20 गुना वेजेस जो है उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ईपीएफओ से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट लिखी है कि ईपीएफओ इज द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कवर्ड बेनिफिशियरीज, करेक्ट, यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पे जब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी संसार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तो ये भी होगा ही। बहुत सारी चीज़ों में हम बाय नंबर ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब मिल्क उसमें प्रोडक्शन नंबर 1 पे क्यों है? इसलिए नहीं कि हमारी जो काउज है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ काउज ही बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो जो ईपीएफओ है वो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में सबसे बड़ी इस तरह की सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही बाय नंबर बल्कि जो वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उसके टर्म्स में भी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप पेंशन रिलेटेड, जैसे अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक एनपीएस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं 2015-16 के आसपास। तो उसमें क्या होता है कि यूपीएससी लव्स टू टेस्ट, जिसके एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है एम्प्लॉयज को अंडर ईपीएफओ, जिससे हम पीएफ नंबर का पोर्टेबिलिटी एक चीज़ है जो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूपीआई पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आधार पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड पे आ जाए। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी, तो ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जो आपको ईपीएफओ देती है, ठीक है, तो आप कल को किसी और जगह जॉब करना शुरू कर सकते हैं, तो आप कहेंगे एक और हमें अकाउंट नंबर मिलेगा। जी नहीं, यही तो पोर्टेबिलिटी का मतलब है ना। आप कहीं भी चले जाइए भारत में, किधर भी जॉब कर लीजिए, वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वही रहेगा जब तक आप हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। और फिर देखिए, अगर कोई आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो फिर मतलब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया हो, लेबर कोड्स की अगर हम बात करें 2020 का, है ना, तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है
वो कुछ आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस करके भी लिख सकते हैं। आप देखिए एक और चीज़, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि जितना पॉसिबल हो पाएगा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ईपीएफओ से रिलेटेड, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि ईपीएफओ के प्राइमरी गोल्स क्या है, क्योंकि प्राइमरी गोल्स आप वेबसाइट्स पे जाएंगे ईपीएफओ वगैरह के तो लिखे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पॉजिटिविस्ट इन नेचर ही होते हैं और यूजुअली सही होते हैं। जैसे अगर एक ऑप्शन लिखा हो दैट वन ऑफ इट्स प्राइमरी गोल्स इज टू इंश्योर दैट ईच एम्प्लॉय ओनली हैज वन ईपीएफ अकाउंट, ठीक है, दैट इज ट्रू। या फिर एक ऑप्शन ये लिखा है ईपीएफओ हैज टू मेक कंप्लायंस एज सिंपल एज पॉसिबल, दैट इज ट्रू, ठीक है। या फिर इट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो ऑल ईपीएफओज रूल्स एंड रेगुलेशंस रेगुलरली, दैट इज ट्रू। इसमें तो कुछ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे लिखा है कि ऑल मेंबर अकाउंट शुड बी इजीली एक्सेसिबल ऑनलाइन, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन वाली चीज पे तो आप आंख बंद करके सही मार्क करके आइए। तो ये सारी चीजें आपको, आई थिंक इससे ज्यादा कुछ ईपीएफओ से रिलेटेड तो नहीं आ सकता, ईपीएफओ पे अगर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो सब कुछ भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड गाइडलाइंस टू अलाउ अ सेक्शन। तो देखिए ईपीएफओ ने अभी रिसेंटली गाइडलाइंस निकाली हैं फरवरी में ही कि जो ओल्डर मेंबर्स थे, अब वो भी, अभी आपको सब समझ आ जाएगा, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए अंडर ईपीएफओ। सो समथिंग इज रिलेटेड टू हायर पेंशन हियर, ओके। द ईपीएफओ इंस्ट्रक्शंस केम ऑन मंडे 12 डेज। तो देखिए आप जानते हैं नवंबर 4 2022 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि देखिए हम अपहोल्ड तो कर रहे हैं आपका जो 2014 की अमेंडमेंट आई है स्कीम में, वो सही तो है, ठीक है, वो सब कुछ सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ऑल दो पिटिशनर ने कहा था पूरी अमेंडमेंट को ही खारिज कर दीजिए, ठीक है, उन्होंने कहा वो तो सब कुछ सही है, पर आप जो पुराने मेंबर्स थे जिनको इनफ टाइम, जिनको अवेयरनेस ही नहीं थी, इनफ टाइम ही नहीं दिया गया, या उनको पता ही नहीं था कि हमें हायर पेंशन भी मिल सकती है, उनको लेकिन आपको 4 महीने का हम समय दे रहे हैं कि वो ऑप्ट कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए, ठीक है। और साथ ही में हम सस्पेंड भी कर रहे हैं कुछ, वो हम आगे देखेंगे क्या सस्पेंड हुआ था। वट इज द पेंशन स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट। तो अब क्या बेसिकली, अब ये सारी कहानी छोड़ के हम देखें, अच्छा पेंशन स्ट्रक्चर क्या है भारत में जो एग्जिस्ट करता है। तो जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है 1952 का, पहली बात आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पहली स्टेटमेंट यही आ सकती है कि द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 प्रोवाइड्स फॉर अ पेंशन स्कीम, इट डज नॉट प्रोवाइड अ पेंशन स्कीम। तो जो अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, जब एक्ट में पेंशन स्कीम का मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो 1.16% जो इम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हीं को एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा अगर हायर पेंशन चाहिए। तो पहली बात तो अमेंडमेंट होनी चाहिए, पहली बात तो मेंशन करो आप इस एक्ट में पेंशन स्कीम का नामो निशान नहीं है। जो लॉ में नहीं है वो आप लोगों से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, आफ्टर ऑल इट इज अबाउट अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो ये पहला पॉइंट है कि पेंशन स्कीम का कोई नामो निशान नहीं है जिस एक्ट ने ईपीएफओ को बनाया, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया गया था, ठीक है। द ईपीएस यानी कि जो पेंशन स्कीम है विच इज ऑफ कोर्स एडमिनिस्टर्ड बाय ईपीएफओ, इट केम इनटू बीइंग इन 1995। ईपीएस अभी मैंने बताया आपको, द पेंशन फंड वाज टू कंप्राइज। तो देखिए आप ये जानते हैं कि यहाँ पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर ना, कि जो भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, एम्प्लॉय की जो भी बेसिक सैलरी है उसका 12% एम्प्लॉय ने खुद ने कंट्रीब्यूट करना है, जो कहाँ जाता है, जो ईपीएफ में जाता है, प्रोविडेंट फंड में जाता है, ठीक है। 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अब ये 12% स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से 8.33% जाएगा पेंशन स्कीम में और 3.67% जाएगा फंड में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि दोनों ईच कॉन्ट्रीब्यूट 12% टू ईपीएस या ईपीएफ, रॉन्ग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो और साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1.16% फॉर एम्प्लॉयज पेंशन। तो जो पेंशन है यानी कि जो ईपीएस है उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है 1.16%। एम्प्लॉयज डू नॉट, तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है अगेन कि एम्प्लॉयज जो हैं, जो वर्कर्स जो हैं, उनका 12 का 12% कहाँ जा रहा है, प्रोविडेंट फंड में। तो जो एम्प्लॉयज हैं दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेंशन स्कीम, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ईपीएस, ओके। ये आपके लिए यहाँ पे जो फैक्चुअल चीजें हैं खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे अब आपको बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स के थ्रू समझनी है। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईपीएस द मैक्सिमम पेंशन, जब देखिए ईपीएस आया 1995 में, तो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो थी वो ₹5000 थी पर मंथ,
ओके, तो इससे ज़्यादा की अगर आपकी सैलरी है तो मतलब इतने पे ही आप लिंक कर सकते हो, इतने का ही आपका जो 12% है वो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। फिर उसके बाद इट वॉज रेज टू 6,500। फिर उसके बाद 2014 से सितंबर 1 2014 से इसको हमने रेज कर दिया ₹15,000 तक। तो मतलब इतने ही सैलरी का आपको 8.33% आपकी ईपीएस में जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 8.33% ऑफ ₹15,000 देखें तो 1,250 रुपीज़ जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूट हो रहा है आपके ईपीएस में, जो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर एक और चॉइस जो हायर पेंशन की बात हो रही है वो ये है कि अगर आपकी 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है, ओके, 15,000 से अगर आपकी ज़्यादा सैलरी है और आप ऑप्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल बेसिक सैलरी है यानी कि 15,000 तक का ही कैप नहीं, अगर हम कहें कि हमारी सैलरी 1 लाख है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे बस आपके, ठीक है, तो हम उसका चाहते हैं कि 8.33% हमारा एम्प्लॉयर भरे उसके अंदर, ठीक है, ईपीएस के अंदर। तो अगर हम ये चाहते हैं तो उसका एक ऑप्शन दिया गया था, तो जॉइंट फॉर्म निकालना होता था उसमें कि आपका एम्प्लॉयर और आप मिल के वो इस पे बेसिकली उसको भर दें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत कम समय मिला और इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, और यही सारा मसला है जो अभी हमने देखा है। हु गेट्स पेंशन अंडर, तो किस किस को पेंशन मिलती है ईपीएस के अंदर एंड हाउ मच? द ईपीएस प्रोवाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, ईपीएस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58। आपको 58 के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है, पर आपको तब मिलेगी पेंशन जब आपने कम से कम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 10 ईयर्स ऑफ सर्विस दी है। ठीक है, और आप रिटायर हुए हैं 58 के बाद, लेकिन बाय चांस आप किसी रीजन की वजह से एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं, अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं 50 टू 57 के बीच में, मतलब क्या हुआ, तब भी आपको रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी बट यू कैन अवेल अर्ली पेंशन 50 टू 57 के बीच में अगर आप जॉब छोड़ देते हैं। द मंथली पेंशन अब कैसे कैलकुलेट होती है वो यहाँ पे लिखी है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अंडर द प्री अमेंडमेंट स्कीम द पेंशनेबल सैलरी वॉज कंप्यूटेड एज द एवरेज ऑफ द सैलरी ड्रॉन। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 से पहले क्या था कि 2014 से पहले जो पिछले 12 महीने जब आप बेसिकली आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उससे जो पिछले 12 महीने, पिछले 1 साल में जो भी आपकी सैलरी थी उसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाता था। ठीक है, आपकी एवरेज सैलरी को। ठीक है, तो पेंशनेबल सैलरी को बेसिकली, लेकिन 2014 में क्या हुआ था, अमेंडमेंट ने कहा था कि जो रिटायरमेंट से पहले 60 मंथ्स जो है प्रायर टू एग्जिट, वो बेसिकली यहाँ पे गिना जाएगा। ठीक है, एवरेज ऑफ 60 मंथ की सैलरी बेसिकली पेंशनेबल सैलरी के रूप में गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। What were the 2014 amendments in EPS? The amendments तो ये वही सारी चीज़ें लिखी हैं, the amendments of ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। It gave all EPS members as on September 1, 2014 6 months, तो 6 महीने का समय दिया गया था कि अगर आप ये अमेंडेड स्कीम के तहत हायर पेंशन आप चाहते हैं, पर ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं ना 8.33% ऑफ 15,000 इज वेरी लेस, बट 8.33% ऑफ जो आपकी एक्चुअल सैलरी होगी उसका बहुत बड़ा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, और फिर जो आपके पार्ट पे भी बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो वो चीज़, अब हायर पेंशन किसको नहीं चाहिए, तो लेकिन उसके लिए दिया ही 6 महीने का समय क्या था। और फिर उसके बाद अगर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं जो रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पे 6 महीने से एक्सटेंड भी किया जा सकता था, ये भी आपको याद रखना है। मेंबर्स ऑप्टिंग फॉर पेंशन लिंक्ड टू एक्चुअल सैलरीज एक्सीडिंग द वेज सीलिंग वर रिक्वायर्ड। लेकिन आपको अगर हायर पेंशन चाहिए तो एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको कॉन्ट्रीब्यूट, एम्प्लॉय को, वर्कर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एडिशनल 1.16% ऑफ देयर सैलरी टुवर्ड्स द पेंशन फंड। ठीक है, तो पेंशन अगर आपको चाहिए हायर, और हायर सैलरी पे ही हायर पेंशन चाहिए जो आपकी है बनती है, तो आपको 1.16% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो आपको एम्प्लॉयर कर रहे हैं वो तो करेंगे। दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन द स्टिपुलेटेड और एक्सटेंडेड पीरियड वर डीम्ड टू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द कंट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा कि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो या तो आप हम तो सस्पेंड कर रहे हैं इस चीज़ को, 1.16% आप कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से ले ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आप एक्ट में पेंशन का कुछ मेंशन नहीं है, तो कहाँ से आप पेंशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वर्कर से। तो पहली बात तो 6 महीने के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं 1.16% वाली चीज़ को, अमेंड कीजिए लॉ को। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी थी, और साथ ही में फिर 4 महीने का और समय दिया गया था, इफ़ यू वांटेड टू ऑप्ट फॉर द अमेंडेड पेंशन स्कीम यू कुड हैव डन दैट।
तो ईपीएफओ क्या कहता है अपने फरवरी 20 के सर्कुलर में कि कौन कौन बेसिकली अलाउड है इस ऑप्शन के लिए फॉर हायर कंट्रीब्यूशन बाय, कौन कौन अलाउड है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड इन सैलरी एक्सीडिंग द वेज सीलिंग ऑफ ₹5,000 और 6,500। ठीक है, तो जो प्रायर वो थे कैप्स थे, दोज हु डिड नॉट, उससे भी ज़्यादा अगर आप बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो बस ठीक है, आप अब एलिजिबल हैं। दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द जॉइंट ऑप्शन वाइल बीइंग मेंबर्स, आप ईपीएफओ को ईपीएस के मेंबर्स थे पर आपने जॉइंट ऑप्शन नहीं अवेल कर पाए क्योंकि आप अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो आप भी अलाउड हैं। तो जो आप सितंबर 2014 से पहले जो मेंबर्स थे और अभी भी मेंबर हैं वो भी अब कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, पर आपको जो जॉइंट फॉर्म है वो उसे साइन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अब 10 साल हमने बोला, एटलीस्ट 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो और 58 के बाद आप रिटायर हुए तो आपको पेंशन मिलेगी महीने के महीने। लेकिन अब यहाँ पे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता, क्या पता अब जितने साल, क्या पता है कि बंदे की उम्र 100 हो, 115 हो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो 10 साल की उसने सर्विस की है लेकिन 10 साल से कहीं गुना ज़्यादा उसको पेंशन मिलनी है, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। आई थिंक प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है हमारे द हिंदू के पेपर में। अब देखिए ये बस इसलिए मार्क किया गया है बताने के लिए कि श्रीलंका में भी मिस्टर अडानी और उनकी कंपनी को जो पावर प्लांट, 2 विंड पावर प्लांट स्टार्ट करने का जो मिल गया है प्रोजेक्ट मन्नार में और पुनरिन में, तो ये नदन श्रीलंका के पार्ट्स हैं। तो ये बेसिकली ये दिखाते हैं कि अभी हमने कल क्या देखा, इसराइल में हैफा पोर्ट बनाने के लिए, तो इसराइल एम्बेसडर ने भी यही कहा है, उन्होंने पेमेंट कर दी, हमको क्या मतलब है उनका क्या क्राइसिस चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ हम देख चुके हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।